नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 6 के मैथ के दूसरे चैप्टर पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं एवं उससे संबंधित गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान ले कि संक्रियाएं होती क्या है या संक्रियाएं किसे कहते हैं। तो गणित की मूल रूप से 4 संक्रियाएं हैं। पहला जोड़, फिर घटाना, गुना और भाग। इसे हम गणित की मूल संक्रियाएं कहते हैं। ठीक, अब इन संक्रियाओं में कुछ गुणधर्म लागू होते हैं, जैसे संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण, तत्समक अवयव प्रगुण और भी कुछ प्रगुण है जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम योग की संक्रिया के साथ इन प्रगुणों को पढ़ेंगे कि योग की संक्रिया में इन प्रगुणों का क्या महत्व है या यह होते क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। ठीक, जिसमें पहला टॉपिक है योग का संवरक प्रगुण। अब इसे हम संवरक प्रगुण होता क्या है या कहते किसे हैं। तो हम यहाँ पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं को यदि हम पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं, ठीक है, किसी पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह भी एक पूर्ण संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि 3 और 5 को हमने जोड़ा, तो देखिए 3 और 5 को जोड़ने पर हमें योगफल 8 के रूप में प्राप्त होगा। और 8 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ने पर हमें योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। हम उदाहरण के लिए अन्य भी संख्या ले सकते हैं, जैसे एक शून्य। शून्य हमारा पूर्ण संख्या है। अब इसमें हम कोई दूसरी पूर्ण संख्या जैसे 7 को जोड़ते हैं, तो शून्य और 7 को जोड़ने पर योगफल हमें 7 प्राप्त होगा। और 7 भी एक पूर्ण संख्या है। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए और उनका योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, तो उनका योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह जो नियम है इसे हम पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझ गए कि यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और योगफल के रूप में हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें योग के संवरक प्रगुण का नियम लागू होता है। ठीक है, और सभी पूर्ण संख्याएं योग संवरक प्रगुण को लागू करती हैं। ठीक, अब हम अगले नियम को देखेंगे। अगला नियम है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का प्रगुण। अब क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को बदल देना। जैसे हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें योगफल में क्या प्राप्त हो रहा है? 8। अब हम इसका क्रम बदल दें। क्रम बदलने का मतलब पहले हम 5 को लिख लें प्लस और उसके बाद 3 लिखें। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें योगफल क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। मतलब इनके क्रम को बदलने से हमें उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम अन्य कोई भी और पूर्ण संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे 0 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 6 के रूप में प्राप्त होगा। अब इनका हम क्रम बदल दें तो इसे हम 6 + 0 लिखेंगे तो भी हमें योगफल के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं की क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उनके क्रम को हम बदल दे तो उसके योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही हम योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में योग के क्रम विनिमय का प्रगुण लागू होता है। उनके क्रम को बदलने पर हमें योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब हम अगले नियम को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा योग का तत्समक अवयव। अब योग का तत्समक अवयव होता क्या है? तो किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। ठीक, जैसे अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या ले ले, जैसे 3 है,
4 है, 7 है, 11 है, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें अगर हम शून्य को जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए 3 में हमने शून्य जोड़ा तो हमें योगफल क्या प्राप्त हुआ? 3। 4 में शून्य जोड़ा तो योगफल क्या प्राप्त हुआ? 4। 7 में शून्य जोड़ा तो हमें योगफल क्या प्राप्त हुआ? 7। और 11 में शून्य जोड़ा तो हमें योगफल क्या प्राप्त हुआ? 11। मतलब हमें शून्य जोड़ने से जो पहली पूर्ण संख्या है उसमें कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए इसी कारण से हम शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं और इसे हम योज्य तत्समक भी कहते हैं। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, इसलिए शून्य को हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, तत्समक अवयव, अगर हमसे कोई प्रश्न कहे कि योग का तत्समक अवयव क्या है तो वह शून्य है। क्यों? क्योंकि शून्य को जोड़ने पर उस पूर्ण संख्या में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण। तो 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ 3 पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, तो मान लिया हमने 3 पूर्ण संख्या ले लिया, 3 + 4 + 5। ठीक, अब इन 3 पूर्ण संख्याएं हैं, अब इनका योगफल क्या होगा? तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12। अब यहाँ यह कह रहा है कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से। अब मान लिया हमने यहाँ 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लिया, 3 और 4 का समूह बना लिया। पहले हमने इसे जोड़ा और फिर उसके बाद उसमें 5 जोड़ा। तो देखिए अब इसे हम जोड़ेंगे तो यह 7 + 5 क्या हुआ? 12 प्राप्त हुआ। ठीक, अगर हम इसमें जोड़े का क्रम बदल दें, जैसे 3 को हम बाद में जोड़ेंगे, पहले हम 4 और 5 को जोड़ लेते हैं। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा और 9 को 3 में जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो देखिए दोनों का उत्तर सेम है, 12 और 12 है, उत्तर में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब कि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं भी पूर्ण संख्याओं का हम समूह बना सकते हैं और हम समूह बनाकर उनको जोड़ेंगे तो योगफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसे ही हम योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरी संक्रिया के साथ गुणधर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।